हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेड एजुकेशन में। दोस्तों आज है 5 सितंबर और 5 सितंबर को मनाया जाता है नेशनल टीचर्स डे। तो आप सभी को शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोग भी हमें सिखाते रहते हो, हमें भी आपको सिखाने का मौका मिलता है। चलिए, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 5 सितंबर 2024 के मोस्ट इंपोर्टेंट डेली करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। अगर वीडियो पसंद आएगी तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। शुरुआत करेंगे अपने लास्ट डे के रिवीजन से। कल हम लोगों ने पढ़ा था कि लखनऊ में दोस्तों पहला संयुक्त कमांडर सम्मेलन का आयोजन किया गया और मास्टर कार्ड ने इंडिया में अपनी पेमेंट पास की सेवा शुरू की है। और अभी पश्चिम बंगाल विधानसभा में एंटी रेप बिल पेश किया गया। इस बिल के तहत दोस्तों रेपिस्ट को 21 दिनों के अंतर्गत सजा देने का या कहें कि फांसी तक देने का भी प्रावधान किया गया है। बहुत सारे प्रोविजंस इसमें बताए गए हैं। इसके अलावा भारत और फ्रांस के बीच भूमध्य सागर में अभ्यास वरुण शुरू हुआ। 22वां संस्करण था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने अभी 3 साल के कार्यकाल के लिए 23वें विधि आयोग का गठन किया है। और केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की मंत्री अन्नपूर्णा देवी जी ने महात्मा मंदिर गांधीनगर गुजरात में राष्ट्रीय पोषण माह 2024 का शुभारंभ किया। राष्ट्रीय पोषण माह 1 सितंबर से 30 सितंबर तक मनाया जा रहा है। और विश्व बैंक ने भारत की जीडीपी वित्तीय वर्ष 2025 में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट का अनुमान 7.0% बताया है। इसके अलावा बिस्लरी ने कचरा प्रबंधन के लिए गोवा के साथ समझौता किया है। और पेरिस पैरालंपिक में सुमित अंतिल ने लगातार दूसरी बार पैरालंपिक गोल्ड जीता है। और अभी हाल ही में उरुग्वे के फुटबॉल खिलाड़ी लुइस सुआरेज ने अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा कर दी है। ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चन थे कल की वीडियो से, जिनका आपने 1 मिनट में किया है रिवीजन। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले मैं आपको एक वीडियो की क्लिप दिखाना चाहता हूं। इनको देखिए और इनकी कुछ बातें हैं, आप सुनिए। नमस्कार, मैं शक्ति सिंह राठौर राजस्थान के नागौर जिले के एक छोटे से गांव लाडपुर से बिलोंग करता हूं। मेरा आईटीबी टेक्निकल में एयर फर्स्ट के साथ सिलेक्शन हुआ है। मैंने एग्ज़ाम में करंट अफेयर्स की तैयारी एमजेटी एजुकेशन से की थी। मैं सुमित सर को धन्यवाद देना चाहता हूं। सर करंट अफेयर बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं। इनका पढ़ाया हुआ एग्ज़ाम में 100% करंट अफेयर आता है। धन्यवाद सर। जय हिंद, जय भारत। साथियों, ये राजस्थान से शक्ति सिंह राठौर जी हैं और इन्होंने आईटीबीपी टेक्निकल में ऑल इंडिया रैंक 1 हासिल किया है। जी हाँ, ऑल इंडिया रैंक 1 हासिल किया है। और अभी तक देखो सीजीएल में अपना रिकॉर्ड था ऑल इंडिया रैंक 3 तक पहुंचाने का। अब ऑल इंडिया रैंक 1 का भी अपने पास दावेदारी हो चुकी है आप लोग के पास। मैं ये नहीं कहता हूँ इसमें मेरा योगदान है, मेरा थोड़ा सा एक छोटा सा योगदान होता है, बाकी तो स्टूडेंट का ही योगदान होता है। लेकिन बड़ा अच्छा लगता है आप लोग का जब ऐसे आता है रिस्पॉन्स। तो ये अपने ही स्टूडेंट हैं, इनके लिए भी कंग्रेचुलेशन वगैरह लिख दो। ऑल इंडिया रैंक 1 आए हैं भाई। चलिए आगे बात करते हैं अब आज के दिन के करंट अफेयर की। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किसकी जयंती पर प्रत्येक वर्ष 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है? तो आज का पहला प्रश्न शिक्षक दिवस से ही। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की जयंती पर साथियों मनाते हैं 5 सितंबर को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय शिक्षक दिवस। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी भारत के पहले वाइस प्रेसिडेंट और सेकंड नंबर वाले प्रेसिडेंट थे, यानी भारत के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे नंबर के राष्ट्रपति थे। और एक महान विचारक, महान दार्शनिक और एक शिक्षक भी थे। तो इनकी जयंती पर मनाते हैं राष्ट्रीय शिक्षक दिवस। इनका जन्म 5 सितंबर 1888 को हुआ था मद्रास प्रेसिडेंसी में। ठीक है। और इनको आगे चल करके बहुत सारे सम्मान भी मिले, जिसमें प्रमुख सम्मानों में भारत रत्न की बात करें तो 1954 में भारत रत्न मिला था और टेम्पल्टन प्राइज मिला था 1975 में। ओके, तो याद रखना इनकी जयंती पर। अच्छा, मैं आपको जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो जितने भी महापुरुषों या प्रमुख व्यक्तित्व हैं जिनके आधार पर, जिनके नाम पर प्रमुख दिवस की घोषणा की गई है, वो लिस्ट मैं आपको दिखाता हूँ। इसको आप हमेशा याद रखा करो, जितने साल भर के लिस्ट हैं वो यहाँ पर है। ठीक है। जैसे 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं, 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती पर, युवा दिवस स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर, 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाते हैं महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि पर, 11 फरवरी को समर्पण दिवस पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती पर, 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस सरोजनी नायडू जी की जयंती पर, 23 मार्च को शहीद दिवस भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु जी की पुण्यतिथि पर, 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस फ्लोरेंस नाइटिंगेल जी की जयंती पर, 21 मई को राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि पर, 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस पीसी महान लोबिस जी की जयंती पर, 20 अगस्त को सद्भावना दिवस राजीव गांधी जी की जयंती पर, और 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस अभी मनाया गया मेजर ध्यानचंद जी की जयंती पर। और 5 सितंबर आज है और शिक्षक दिवस मनाया जाता है सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की जयंती पर। इसके अलावा
15 सितंबर को दोस्तों राष्ट्रीय इंजीनियर्स दिवस, नेशनल इंजीनियर्स डे मनाया जाएगा। ये मोक्ष गुंडकम विश्वेश्वरैया जी की जयंती पर मनाएंगे। इसके अलावा फिर 25 सितंबर को अंत्योदय दिवस मनाएंगे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती पर। 2 अक्टूबर आएगा, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाएगा महात्मा गांधी जी की जयंती पर। 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस मनाएंगे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी की जयंती पर। ध्यान रहे ये विश्व छात्र दिवस और ये अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस है। 31 अक्टूबर राष्ट्रीय एकता दिवस सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती पर। 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मौलाना अबुल कलाम आजाद पहले शिक्षा मंत्री जी की जयंती पर। 14 नवंबर को बाल दिवस पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की जयंती पर। 6 दिसंबर को महापरिनिर्वाण दिवस डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की पुण्यतिथि पर। और 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस चौधरी चरण सिंह जी की जयंती पर। इसके अलावा लास्ट 25 दिसंबर सुशासन दिवस अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती पर। यह भारत के प्रमुख व्यक्तित्व के ऊपर डेडिकेट किया गया दिवस है। चलिए अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने वैदिक 3D संग्रहालय बनाने के लिए घोषणा की? तो दोस्तों वैदिक 3D संग्रहालय बनाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने घोषणा की है। यह बनाया जाएगा उत्तर प्रदेश के वाराणसी में। वाराणसी में बनाया जाएगा पहला 3D वैदिक 3D संग्रहालय यानी कि म्यूजियम। तो यहाँ पर देखिए आर्टिकल है यूपी गवर्नमेंट टू बिल्ड वैदिक 3D म्यूजियम इन वाराणसी। वाराणसी आप जानते हो प्रधानमंत्री मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है। यहाँ पर संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में वैदिक 3D संग्रहालय खोला जाएगा। इस एडवांस म्यूजियम में साथियों भारतीय ज्योतिषी, खगोल विज्ञान, वैदिक साहित्य, इसके अलावा 16 संस्कारों के बारे में, 64 कलाओं के बारे में, 18 विद्याओं के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी मिलेगी। शोध और भारतीय नक्षत्र विद्या का भी दर्शन इसमें कराया जाएगा। तो ये एडवांस म्यूजियम होगा वैदिक 3D संग्रहालय। कहाँ पर? वाराणसी में। अच्छा, अगर आपको याद हो तो वाराणसी से ही मैंने आपको 2 क्वेश्चन बताए हुए हैं हमेशा। एक तो याद रखना कि 3D मैपिंग, ये सिटी की 3D मैपिंग पहली बार हुई है भारत में, किसी भी सिटी की वाराणसी में 3D मैपिंग किया गया है। दूसरा चीज मैंने आपको वाराणसी से बताया था कि यहाँ पर वाराणसी में ही रोपवे सेवा पहली बार ट्रैफिक के लिए चली है, ठीक है ना। तो रोपवे सेवा ट्रैफिक के लिए ये चलाया हुआ है और पहला सिटी है। मैक्सिको के बाद दूसरा दुनिया में सिटी है और भारत में पहली सिटी है। इसके अलावा वाराणसी में याद रखना रुद्राक्ष नाम का एक मंडपम भी है, रुद्राक्ष मंडपम है ना, जैसे कन्वेंशन सेंटर कहते हैं जिसे हम लोग। इसके अलावा वाराणसी से लेकर के डिब्रूगढ़ तक दोस्तों एक गंगा विलास क्रूज भी चलता है, उसको भी ध्यान रखिएगा। अगला यहाँ पर अब उत्तर प्रदेश के बारे में देख लो। उत्तर प्रदेश यहाँ पर दिख रहा है आपको, ये सबसे ज्यादा 8 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश से अपना बॉर्डर शेयर करता है, जिनमें आपका उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार है। और केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली है। सबसे ज्यादा जनसंख्या के मामले में है टॉप पर उत्तर प्रदेश, और क्षेत्रफल के मामले में चौथे स्थान पर है। चौथा ये है, तो पहला, दूसरा, तीसरा कौन है? ध्यान रखना, पहले पर राजस्थान है, दूसरे पर मध्य प्रदेश, तीसरे पर है महाराष्ट्र और चौथे पर है उत्तर प्रदेश आपका। योगी जी यहाँ के सीएम हैं और आनंदीबेन पटेल जी यहाँ के गवर्नर हैं। यहाँ पर दुधवा नेशनल पार्क नाम का इकलौता नेशनल पार्क है जो कि कहाँ पर है? लखीमपुर खीरी में है, जो कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है। अगला, वर्ष 2024 में 10 लाख करोड़ रुपए का राजस्व पार करने वाली पहली कंपनी भारत की कौन बनी? देखिए वर्ष 2024 में 10 लाख करोड़ का मार्केट कैप का मतलब रेवेन्यू जनरेट की हुई है। किस कंपनी ने? तो रिलायंस इंडस्ट्रीज ने, मोटा भाई अंबानी की। तो भारत की ये पहली और इकलौती कंपनी बन गई है जो एक ही फाइनेंशियल ईयर में ये टोटल 10 लाख करोड़ का रेवेन्यू जनरेट की हुई है। तो ये इन्होंने अपने एजीएम में बताया। अभी 47वां एजीएम इनका हुआ, इस पर मैंने आपको वीडियो भी दी हुई है। देखो मैं ट्रेंडिंग टॉपिक जो भी रहता है उस पर मैं अलग से वीडियो दिया करता हूँ, जिससे आपको एक डिटेल नॉलेज मिल सके। और यकीन मान लो दोस्त, आज जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे आप बड़े एग्जाम में जाओगे, तो उसमें डिटेल नॉलेज वाली वीडियो देखना आपके लिए ज़्यादा सुटेबल होगी और वहाँ से क्वेश्चंस आप ज़्यादा अच्छे से कर पाओगे, क्योंकि वहाँ डीप नॉलेज दी जाती है। तो जब भी कोई ऐसा बड़ा चीज़ रहता है तो मैं आपको अनाउंस करके बताता हूँ। रिलायंस का एजीएम जो होता है, पूरा देश उसका इंतजार कर रहा होता है, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें निकल करके आती हैं। मोटा भाई आते हैं सबके सामने और बहुत सारी चीज़ अनाउंस करते हैं। जैसे इस बार उन्होंने जियो फोन कॉल एआई लॉन्च किया है। इसके अलावा 100 GB का फ्री जियो का वेलकम ऑफर दे करके जियो क्लाउड लॉन्च किया हुआ है। ठीक है, ऐसे ऐसे बहुत सारे अनाउंसमेंट उन्होंने किए हुए हैं। तो
उस पर मैंने आपको वीडियो भी दी है, करंट अफेयर भी कवर कराया है। एक और जानकारी निकल कर ये आ रही है कि 10 लाख करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किए हैं एक ही साल में। साथ ही साथ ये बता रहे हैं कि पिछले साल में 1.7 लाख से ज़्यादा नई नौकरियां ये जोड़े हैं। इसके अलावा इनके यहाँ कर्मचारियों की कुल संख्या लगभग 6.5 लाख हो गई है। तो इंडिया में सबसे बड़ी एम्प्लॉयर भी यही है। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने साथ ही साथ में 1:1 का बोनस शेयर भी दिया है, मतलब जिनके पास एक शेयर होगा उनको एक शेयर और मिल जाएगा, जिनके पास 10 शेयर होगा उनको 10 शेयर और मिल जाएगा रिलायंस का। तो ये एक बोनस दिया गया है। हर बार एजीएम में ऐसा अनाउंसमेंट किया जाता है, कुछ ना कुछ बोनस दिया जाता है अगर कंपनी प्रॉफिट में रहती है। तो आप भी अगर प्रॉफिट में रहना चाहते हैं तो आप फ्यूचर ऑफिसर सेल का ये फायदा उठा सकते हैं टेक्स्ट बुक पास प्रो ज्वाइन करके। टेक्स्ट बुक पास प्रो दोस्तों वैसे तो 699 का है, लेकिन अगर आप अभी एमजेटी कूपन कोड यूज करते हो तो 615 में आपको ये मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, आप जाकर के उसे चेक कर सकते हैं या फिर टेक्स्ट बुक की वेबसाइट पर जाकर के ले सकते हैं। एनटीपीसी की वैकेंसी का फॉर्म आ चुकी है लगभग, और फॉर्म तो आपका 14 तारीख से भरना स्टार्ट हो जाएगा। एनटीपीसी में तेजी से बच्चे यहाँ पर एनरोल कर रहे हैं। 3 लाख से ज्यादा एनरोलमेंट हो चुके हैं और यहाँ पर मॉक टेस्ट लगातार देना सब शुरू कर रहे हैं। अगर आपका सारा सब्जेक्ट तैयार हो गया है तो थोड़ा सा मॉक टेस्ट भी देना शुरू कर दो, और एनटीपीसी का मॉक टेस्ट जो है सीबीटी 1 हो या सीबीटी 2 हो, दोनों इससे कवर हो जाएगा और इंडिया के सभी एग्जाम के मॉक टेस्ट यहाँ पर मिल जाएंगे। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाइए चेक कीजिए और एमजीटी कूपन कोड यूज करना जिससे डिस्काउंट मिल जाए। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रुनोई की यात्रा करने वाले कौन से नंबर के भारतीय प्रधानमंत्री बने? तो दोस्तों पीएम मोदी ब्रुनोई की यात्रा पर गए हैं। ब्रुनोई और सिंगापुर के 2 देशों की यात्रा पर अभी गए हैं और यहाँ पर ये जाने वाले पहले प्रधानमंत्री बन गए हैं। 40 साल हो गए हैं ब्रुनोई और भारत के राजनयिक संबंध स्थापित हुए। 1984 में राजनयिक संबंध स्थापित हुए थे भारत के और ब्रुनोई के। तब से कोई प्रधानमंत्री वहां पर विजिट पर नहीं गया था ऑफिशियल तरीके से, आधिकारिक रूप से। ये जाने वाले पहले प्रधानमंत्री बन गए हैं। देखिए 10 मई 1984 को दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंध स्थापित हुए थे। अच्छा, ब्रुनोई जाएंगे। ब्रुनोई वो 3 और 4 तारीख को रहेंगे, 3 और 4 तारीख को, फिर 5 तारीख को वो सिंगापुर में रहेंगे। ये दोनों देश ही आसियान के मेंबर है। आसियान आप जानते हो ना, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। मैप में मैंने आपको कई बार दिखाया हुआ है, साउथ ईस्ट एशिया में जो 10 देश है उसका एक संगठन है। तो ये दोनों देश उसके सदस्य हैं। अब यहाँ पर भारत का विजिट या कहीं भारत के प्रधानमंत्री का विजिट बहुत ज्यादा स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि एक्ट ईस्ट नीति का ये एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। भारत जो है एक्ट ईस्ट पॉलिसी, इसके अलावा पड़ोसी प्रथम पॉलिसी, ठीक है, नेबर फर्स्ट पॉलिसी, ये सब अपनाता है। कुछ ऐसी पॉलिसीज हैं इंडिया की जिसके तहत वो अपने क्षेत्र में बढ़िया रिलेशन बना करके रखना चाहता है। खैर, इसको भी ट्रेंडिंग टॉपिक की किसी एक वीडियो में हम आपको डिटेल में समझाऊंगा। बंदर सेरी बेगवान हवाई अड्डे पर ये उतरे और वहां पर ब्रुनई के सुल्तान आए थे खुद रिसीव करने, हाजी हसनल बोलकिया, ठीक है, ये आए थे और पीएम मोदी का इन्होंने स्वागत किया है। मैप में देख लो ब्रुनई है कहां पर। अगला, सितंबर 2024 में किस देश ने भारत से पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए विश्वसनीय टूर ऑपरेटर योजना टीटीओएस की घोषणा की है? तो दोस्तों अभी हाल ही में दक्षिण अफ्रीका ने भारत से पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, यानी कि भारत से पर्यटन जाए दक्षिण अफ्रीका में, इसके लिए इन्होंने एक ट्रस्टेड टूर ऑपरेटर स्कीम या टीटीओएस शुरू किया है। ये एक योजना है जिससे जो टूरिस्ट हैं उनके अंदर विश्वास पैदा हो सके कि भाई आप आओ हमारे यहाँ, यहाँ पर आपको बेहतर सुरक्षा के साथ साथ यहाँ टूरिज्म भी प्रोवाइड किया जाएगा। देखो टूरिज्म बहुत बढ़िया एक व्यापार का या कहें कि रेवेन्यू जनरेट करने का मॉडल है, होता है, और पूरी दुनिया जो है इस मॉडल को तेजी से अपना रही है। आप बहुत सारे देश देख रहे होगे कि लगातार चर्चे में रहता है कि हम वीजा फ्री कर दे रहे हैं, हम ये कर दे रहे हैं, वो कर दे रहे हैं, आ जाओ तुम। श्रीलंका ने अभी हाल ही में किया है वीजा फ्री। तो ऐसे बहुत सारे देश योजनाएं लाते हैं पर्यटकों को अट्रैक्ट करने के लिए, जिससे एक तो पर्यटक आते हैं वो ज्यादा अमाउंट में पैसे खर्च करते हैं, दूसरा वो विदेशी मुद्रा लेकर के आते हैं, तो डबल फायदा होता है। ठीक है, ट्रस्टेड और ऑपरेटर स्कीम नाम से ये स्कीम है और इससे इसका उद्देश्य है कि वीजा प्रणाली में भी सुधार किया जाए, पर्यटन को बाधित करने वाली जो बाधाएं हैं उनको दूर किया जाए, भारत और चीन से पर्यटन को बढ़ावा मिले। ठीक है, तो अभी के टाइम पर दक्षिण अफ्रीका में जो आने वाले अंतर्राष्ट्रीय आगंतुक हैं उनमें भारतीय आगंतुक जाते हैं केवल 3.9%, लगभग 4% ही जाते हैं। इसको ये बढ़ाना चाहते हैं। अगला,
भारत की महामारी तैयारी का मूल्यांकन करने के लिए कहां पर विषाणु युद्ध अभ्यास का आयोजन किया गया? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, भारत की विषाणु युद्ध अभ्यास ये राजस्थान के अजमेर में हुआ, ठीक है ना, पोखरण में नहीं, अजमेर में ये हुआ। और इस अभ्यास में ये चेक किया गया कि हम लोग कोई और अगली महामारी के लिए कितना तैयार हैं। ठीक है, तो बहुत यूनिक टाइप का ये अभ्यास रहा। राजस्थान में ये हुआ विषाणु युद्ध अभ्यास। अभी देखो एमपॉक्स फैल रहा है साउथ अफ्रीका में नहीं, अफ्रीका के कांगो गणराज्य से फैलना शुरू हुआ और उसके बाद अफ्रीका के बहुत सारे देशों में फैला। हालांकि अब पिछले दिनों में चर्चाएं इसकी कुछ कम हो गई हैं, लेकिन पाकिस्तान तक केसेस पहुंच गए थे। और ये होता है ऐसा, हर साल इसमें जब फैलना शुरू होता है तो कुछ देश में बहुत तेज फैलता है, फिर धीरे से चर्चाएं खत्म हो जाती हैं, मतलब इसका फैलाव रुक जाता है, लेकिन हर साल आता है ये, है ना। तो इस बार भी एमपॉक्स तेजी से फैल रहा था, इस बार घातक तरीके से फैल रहा था। तो ऐसे में डर लग रहा था कहीं एक और महामारी की चपेटने में भारत या और देश ना आ जाए। तो ऐसी कोई भी भविष्य में महामारी आएगी तो हम लोग कैसे निपट सकते हैं, इसके लिए ये किया गया अभ्यास, विषाणु युद्ध अभ्यास। ध्यान रहे, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें देश भर के जितने भी बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़े बड़े डॉक्टर्स वगैरह हैं, ये सब इसमें शामिल हुए थे विषाणु युद्ध अभ्यास में। ठीक है, तो राजस्थान के अजमेर में 27 से 31 अगस्त के बीच में हुआ है। अगर राजस्थान के बारे में देखना चाहोगे, राजस्थान यहाँ पर आपको दिख जाएगा। भजन लाल शर्मा जी बीजेपी पार्टी से यहाँ के सीएम है, गवर्नर है हरिभाऊ किशन राव बांगडे। इसके अलावा राजस्थान, मैंने बताया, क्षेत्रफल की दृष्टि से टॉप पर राज्य है। राजस्थान अपना बॉर्डर शेयर करता है पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात से। राजस्थान में दोस्तों पुष्कर झील है, राजसमंद है, जयसमंद है, फिछोला, फतेह सागर, सांभर झील। सांभर झील बहुत इंपॉर्टेंट, सांभर झील याद रखिए। लवणता के मामले में सबसे ज्यादा लवणता वाला पानी सांभर झील का ही है, लेकिन सबसे बड़ी जो खारे पानी की झील है वो चिल्का झील है। सरकार नेशनल पार्क, रणथंभौर नेशनल पार्क, केवलादेव नेशनल पार्क, ये यहाँ पर है। घूमर, पनिहारी, कालबेलिया, गरबा, गोगा, ये प्रमुख नृत्य यहाँ पर है। ठीक है, गरबा हालांकि मुख्य रूप से गुजरात का है। 50 जिले, 200 विधानसभा में सीटें, 25 लोकसभा में, 10 यहाँ से राज्यसभा में सीट जाती है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसको फिक्की यूथ आइकॉन नामित किया गया? तो दोस्तों फिक्की यूथ आइकन इस बार नामित किया गया है आयुष्मान खुराना को और नीरज चोपड़ा को। उपरोक्त तो दोनों ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। तो आयुष्मान खुराना आप जानते हो एक एक्टर हैं, बॉलीवुड अभिनेता हैं, और नीरज चोपड़ा के बारे में बताने की जरूरत नहीं है, गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा। ओलंपिक में 2 मेडल ला चुके हैं, एक बार गोल्ड एक बार सिल्वर। फिलहाल इन दोनों को फिक्की यंग लीडर्स यूथ आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया है और इनको अभी फिक्की यंग लीडर अवार्ड में शाश्वत गोयनका और ऐश्वर्या बैंसल के द्वारा ये अवार्ड दिया गया है। ठीक है ना। चलिए अगला, हाल ही में विमोचित पुस्तक ए जर्नी फ्रॉम ब्लैक गोल्ड टू व्हाइट, इस नाम से पुस्तक किसने लिखी है? तो इस पुस्तक को लिखा है दोस्तों कुलदीप गुप्ता ने। ए जर्नी फ्रॉम ब्लैक गोल्ड टू व्हाइट। ब्लैक गोल्ड किसे कहते हैं मालूम? ब्लैक गोल्ड कहते हैं साथियों डीजल पेट्रोल को, पेट्रोलियम को कह सकते हैं खासतौर से। तो ब्लैक गोल्ड से व्हाइट गोल्ड तक ये पहुंचे, कैसे पहुंचे इसके बारे में इन्होंने बताया हुआ है। इसमें तेल और गैस उद्योग से अक्षय ऊर्जा समाधानों तक की परिवर्तनकारी यात्रा का उल्लेख किया गया है। जीवाश्म ईंधन से लिथियम आयन बैटरी तक का जो सफर है उसके बारे में चर्चा की गई है, कैसे दुनिया बदल रही है अब रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ, लिथियम आयन बैटरी हुआ या सोलर एनर्जी हुआ, इन सब की तरफ कैसे बदल रही है, इसको इन्होंने बताया है। फिलहाल कुलदीप गुप्ता जो हैं, जो राइटर हैं इस बुक के, इनको इकोनॉमिक टाइम्स एनर्जी वर्ल्ड द्वारा फ्यूचर एनर्जी लीडर का भी अवार्ड मिल चुका है। पिछले दिनों में बहुत सारी पुस्तकें आई थी, उनका भी रिवीजन करेंगे, जैसे द साइंटिस्ट एंटरप्रेन्योर, इसको कल्पना शंकर ने लिखी, ये उनकी आत्मकथा है। मोदीज गवर्नेंस ट्राइफ, इसको तरुण चुघ ने लिखा। भारत के 75 महान क्रांतिकारी भीम सिंह ने लिखा। इंडिया एट 100 वी सुब्रमण्यम की पुस्तक है। कॉल ऑफ द गिर परिमल नाथवानी की पुस्तक है। विंग्स टू आवर होप्स वॉल्यूम 1 द्रौपदी मुर्मू जी के भाषणों का संकलन है। और मनोज बाजपेयी द डेफिनेटिव बायोग्राफी पीयूष पांडे ने लिखी है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में इंग्लिश चैनल को अकेले तैरकर पार करने वाले सबसे वृद्ध भारतीय कौन बने? तो सबसे बुजुर्ग भारतीय बन गए हैं इंग्लिश चैनल को पार करने वाले दोस्तों, कौन? सिद्धार्थ अग्रवाल। सिद्धार्थ अग्रवाल जी ने तैर कर पार किया हुआ है और इनकी एज मालूम है कितना है? 49 वर्ष की एज में इन्होंने 42 किलोमीटर तैर करके पार किया सिर्फ 15 घंटे 6 मिनट में। इंग्लिश चैनल मैं आपको अक्सर दिखाता रहता हूं, फिर से देख लीजिए। इंग्लिश चैनल जो यूके है और फ्रांस है, इन दोनों के बीच में जो पड़ता है गैप,
जो चैनल पड़ता है उसे इंग्लिश चैनल कहते हैं, वही समुद्री चैनल ये पार करके तैर कर पार किए हुए हैं। ऐसे 2018 में ये रिले टीम का हिस्सा थे जो तैर कर पार किया गया था। मतलब रिले टीम में क्या होता है, थोड़ी दूर पर जाते हैं, रिले दूसरे पकड़ाते हैं, फिर वो थोड़ी दूर जाता है, दूसरे पकड़ाता है, इस प्रकार से होता है। तो 2018 में ऐसे किए थे, इस बार खुद किए अकेले। इन्होंने श्रीकांत विश्वनाथ के पिछले रिकॉर्ड को भी छोड़ दिया पीछे। अगला, हाल ही में आयोजित विश्व बधिर शूटिंग चैंपियनशिप में अनुया प्रसाद ने कौन सा पदक जीता? तो विश्व बधिर शूटिंग चैंपियनशिप अभी हुआ दोस्तों जर्मनी में। इसमें अनुया प्रसाद जो कि हैं जयपुर राजस्थान की, इन्होंने जीता गोल्ड मेडल। जयपुर राजस्थान से हैं अनुया प्रसाद, ये टॉप पर रही। इन्होंने यूक्रेन की खिलाड़ी को पीछे किया है। तो जर्मनी के हनोवर में आयोजित किया गया था, मात्र दूसरा संस्करण था विश्व बधिर शूटिंग चैंपियनशिप का, ठीक है ना। तो इन्होंने 10.3 अंक फाइनल शॉट में हासिल किए और यूक्रेन की सोफिया ओलेनिच को मात्र 0.1 अंक से हरा दिया है। तो ये थे साथियों आज के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर क्वेश्चन। अच्छा, अगस्त की मंथली ई बुक आ चुकी है, जो भी लोग इंटरेस्टेड हो अगस्त की मंथली ई बुक जाकर ले सकते हो। इस बार थोड़ा सा और अपग्रेड किया गया है और भी बेहतरीन कंटेंट दिया जा रहा है इस बार। तो आप जाइए अगस्त की ई बुक लीजिए और देखिए इस बार कुछ क्या नया मिल रहा है आपको। 350 प्लस क्वेश्चन चैप्टर वाइज क्वेश्चन होते हैं, प्रश्न उत्तर माध्यम में होते हैं। कल इसका एक जबरदस्त रिव्यू आपको देखने को मिलने वाला है। तो आप लोग भी जितने लोग हो ई बुक जाकर के एमजेटी ऐप से लो, और ये ई बुक कितना मददगार होती है, कितना ज़्यादा साबित हो सकती है अच्छी, ये आपको कल की वीडियो में पता चल जाएगा। फिलहाल लास्ट डे के क्वेश्चंस की बात करते हैं। लास्ट डे मैंने पूछा था सर्वोच्च न्यायालय के नए अनावरण किए गए झंडे पर निम्न में से क्या अंकित है? तो अशोक चक्र है, सर्वोच्च न्यायालय की इमारत भी है और भारत का संविधान भी है। प्रत्येक वर्ष किस माह को राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में मनाते हैं? तो सितंबर महीने को मनाते हैं। आज आपको क्या बताना है कि पैरालंपिक खेलों में लगातार 2 गोल्ड जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष पैरा एथलीट कौन हैं? दूसरा, वर्तमान में विश्व बैंक के कितने सदस्य देश हैं? बताइए। तो दोनों क्वेश्चंस के बारे में जो भी पता हो डिटेल में जरूर आंसर करना। मैं मिलूंगा साथियों अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।